गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये 45,000 करोड़ का काफी एक मैसिव आपको प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं मैप के पर्सपेक्टिव से। यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो ये दो नदियां आपको देखने को मिल रही होंगी। एक तो ये है ना, दिस इज केन रिवर। उसी तरह से ये आपको दूसरी नदी देखने को मिलेगी, ये है आपकी बेतवा नदी। दोनों की दोनों नदियां ना दरअसल में यमुना नदी की आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि जब हम बात करते हैं ना इस पूरे रीजन की, तो दरअसल में हम बात किसी कर रहे हैं, ये बुंदेलखंड के रीजन की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर बुंदेलखंड के अंदर हम बात करें तो लगभग 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर, कुछ मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर हमें ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली उतनी बारिश नहीं होती, सूखा हमें देखने को मिल जाता है। अब इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या होगा, जो पानी है वो केन से ट्रांसफर होगा कहां पर, बेतवा की तरफ। एंड अकॉर्डिंगली इस केन बेतवा लिंकेज के मदद से ये जो बुंदेलखंड वाला पूरा रीजन है, इसको अकॉर्डिंगली प्रॉपर पानी मिल पाएगा। एंड डेफिनेटली जो समस्याएं होंगी वो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा सा जो इसका मुद्दा है वो इन्वायरमेंट के साथ लिंक्ड है, क्योंकि यहीं पर आपको पन्ना टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्वायरमेंट का थोड़ा कंसर्न भी, उसका कैसे डिग्रेडेशन होगा, ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका हो सकता है आने वाले दिनों में इसका। ठीक है, इसका इंपैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे देखने को मिलेगा। राइट, तो ये था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों, नया साल बहुत ही जल्द आने वाला है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल के अवसर के ऊपर हमारी टीम की तरफ से सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए भी गए हैं, तो डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर भी मेंशन्ड है, आप इन पे आप हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। दोस्तों, डेट है आज की 26 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो गवर्नर्स के बारे में करना है। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा टोटल 5 जगहों के ऊपर गवर्नर्स को या तो बदला गया है या फिर नए यहाँ पे असाइंड है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, दीज आर द 5 न्यू गवर्नर्स। ठीक है, 3 को आप नोटिस कर पाओगे रीअसाइन करा गया, किसी और स्टेट से किसी और स्टेट भेजा गया। एंड 2 नए यहाँ पे आपको गवर्नर्स पॉइंट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा गवर्नर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। गवर्नर दरअसल में ना एक स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एंड ये जो हमने प्रिंसिपल लिया, ये कैनेडियन मॉडल से ही आपको प्रिंसिपल इसका अडॉप्टेड देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में समझनी है कि एक ना कन्वेंशन है, कन्वेंशन यानी कि एक प्रथा है कि जो आपका गवर्नर होगा वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्योंकि लेट्स से अगर कोई पर्सन है, वो लेट्स से वो मणिपुर से ही है एग्जाम्पल, और अगर आपने उसको उसी स्टेट का गवर्नर आपने बना दिया, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो था। एंड अकॉर्डिंगली वो उसी जगह के ऊपर, उसी स्टेट में, उसी पॉलिटिकल पार्टी में था, तो उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो सकता है ना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उस स्टेट से बाहर का यहाँ पे जो गवर्नर हो, ताकि वो बहुत ही न्यूट्रली उस स्टेट का काम यहाँ पे देख पाए। इसके साथ ही जब भी राष्ट्रपति जी जो है वो इस तरह से गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट किया जाता है ताकि अच्छे से काम हो पाए बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। पिछले कुछ समय में अंदर आपने नोटिस किया होगा, केरला के अंदर कुछ एग्जांपल्स आते हैं, तमिलनाडु के अंदर एग्जांपल आते हैं, और भी बहुत सारा, वेस्ट बंगाल में भी बहुत बार एग्जांपल्स आए हैं, जब वहां के चीफ मिनिस्टर एंड जो आपके गवर्नर है वहां के, उनके बीच में कई बार कुछ टसल की बातें सामने आती रहती हैं। तो कोशिश यही होती है राष्ट्रपति जी की कि कंसल्ट किया जाए चीफ मिनिस्टर के साथ ताकि अच्छे से काम हो पाए। हालांकि ये भी एक प्रथा ही है, ऐसा नहीं है कि हर बार ये फॉलो ही होती है, नहीं। बहुत बार ऐसा देखा गया कि बिना कंसल्ट किए हुए भी यहाँ पे गवर्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है। जो गवर्नर है, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय अ वारंट अंडर प्रेसिडेंट्स हैंड एंड सील। और ये एक नॉमिनेटेड पोजीशन है, इलेक्टेड नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति जी के प्लेजर के ऊपर काम करते हैं, एंड कभी भी उनको हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति जी की मर्जी हो। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ओथ होता है ऑफ द गवर्नर, वो एडमिनिस्टर किया जाता है उस स्टेट के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के द्वारा।
लेट्स से जैसे अगर मणिपुर की यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, तो जो भी हाई कोर्ट होगा स्टेट का, उसके चीफ जस्टिस के द्वारा यहाँ पे ओथ को एडमिनिस्टर किया जाएगा। अगर चीफ जस्टिस नहीं अवेलेबल है तो जो भी उस हाई कोर्ट के सीनियर जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो यहाँ पर उस ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे उनके जो प्रिविलेजेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, उनको उनकी टर्म के समय उनको कम नहीं किया जा सकता। एंड ये जो डिटरमिन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, दैट इज विद द पार्लियामेंट। एक केस का आपको पता होना चाहिए, हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक। इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो गवर्नर का रोल है इंडिपेंडेंट है। एंड आप इसको ऐसा मत समझो कि गवर्नर एक एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नहीं, ये उससे डिस्टिंक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके अलावा कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल अगर प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 153 आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर बात हुई है कि हर स्टेट में गवर्नर होगा ही होगा। एंड प्लस एट द सेम टाइम एक इंडिविजुअल जो है वो एक से ज्यादा स्टेट्स यानी कि मल्टीपल स्टेट्स के भी गवर्नर हो सकते हैं, यानी कि एक सेम पर्सन इट कैन बी गवर्नर ऑफ मल्टीपल स्टेट्स। ये कब हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के माध्यम से। अपॉइंटमेंट एक्सप्लेन हो चुका है, आर्टिकल 157 और 158 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है। आर्टिकल 163 बात करता है कि जो गवर्नर होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर काम करेंगे एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर लेड बाय चीफ मिनिस्टर। हालांकि इनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं जब ये उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फिर किनको कॉल करना है, तो वहां पे एक डिस्क्रिशन आ जाता है गवर्नर का। ठीक है, नॉर्मली वो उन्हीं को कॉल करेंगे जिनका कहीं ना कहीं नंबर ज्यादा होंगे, बट वहां पर कैसे चीजें वर्क करानी है तो वहां पे डिस्क्रिशन आता है गवर्नर जी का। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी इसके अलावा इम्यूनिटी डेफिनेटली गवर्नर को मिली है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल प्रोसीडिंग से पूरी तरह से उनको इम्यूनिटी मिलती है ड्यूरिंग देयर टर्म, इवन फॉर देयर पर्सनल एक्ट्स। इसके साथ ही साथ उनके टेन्योर के समय के ऊपर उनको अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता। हालांकि सिविल प्रोसीडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सिविल प्रोसीडिंग्स आपके गवर्नर के अगेंस्ट लगाई जा सकती हैं उनके पर्सनल एक्ट्स के लिए, बट 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही ये चीज करी जा सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्यूनिटीज व्हिच आर अवेलेबल टू द गवर्नर। अगले टॉपिक पे आते हैं, दीदी की लाइब्रेरीज। अब इसको अंडरस्टैंड करना, लाइब्रेरी तो देखो हम सब लोग समझते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी पढ़ने भी जाते होंगे। एक्चुअल में ना यहाँ पे जो बात हो रही है वो बिहार की हो रही है, पहली बात तो। ठीक है, अब बिहार के अंदर ना ग्रामीण क्षेत्र मतलब जो आपके रूरल एरियाज होते हैं, वहां पर हम थोड़ा सा चीजें बेहतर कर रहे हैं। पहले किस तरह से, इस तरह लाइब्रेरीज क्रिएट करके। लाइब्रेरीज क्रिएट करने से 2 पर्पज सॉल्व होंगे। एक तो देखो यार, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली पढ़ेंगे, वो जो भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ पढ़ रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई में उनकी तरक्की होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल है, दीदी की लाइब्रेरीज। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो लाइब्रेरीज है ना, इनको हेड किया जाएगा एक विद्या दीदी के द्वारा। विद्या दीदी बेसिकली एक कम्युनिटी वर्कर ही है, मतलब उनके द्वारा यहाँ पे हेड किया जाएगा। अलग अलग एरियाज के अंदर ना इस तरह से जो लाइब्रेरीज बन रही है, उनको एक महिला, एक दीदी उनको हेड कर रही होंगी, एंड अकॉर्डिंगली वही उस पूरे लाइब्रेरी को मैनेज करती हैं। एंड इसके लिए उनको यहाँ पे थोड़े पैसे भी यहाँ पे मिलेंगे। तो डेफिनेटली महिलाओं का एक वुमेन एम्पावरमेंट भी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, एंड पढ़ाई तो हो ही रही है ना। तो इस तरह दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरीज जिनको सेटअप किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अंडर इट्स जीविका इनिशिएटिव। मैं आपको ये जीविका इनिशिएटिव समझाता हूँ, ये दरअसल में इसको जीविका कह लीजिए या फिर बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट भी आप इसको कह सकते हो। सरकार का तो इनिशिएटिव है, पर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने इसमें अंदर काफी सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है फंडिंग के माध्यम से, ताकि यहाँ पे रूरल लाइवलीहुड को हम प्रमोट कर पाए। तो ये जीविका फॉर एजुकेशन जो है, ये 2018 के अंदर इस तरह से एजुकेशन रिलेटेड इनिशिएटिव्स स्टार्ट हुए थे। यहाँ पर इनफैक्ट ना बहुत सारी एनजीओ भी आप देख पाओगे, जैसे आप लोगों ने ना प्रथम एनजीओ के बारे में सुना होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई बार की रिपोर्ट्स आती हैं कि 5वीं क्लास के बच्चों से कुछ जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं, सॉरी जो 5वीं क्लास से बच्चे हैं, उनके द्वारा जो सेकंड क्लास के प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते, जिनको हम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, कि इंडिया में लर्निंग आउटकम्स काफी खराब है। ये दरअसल में इस तरह जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये एनजीओ जैसे प्रथम एनजीओ जैसे आपकी बहुत ही फेमसली इस रिपोर्ट को निकालती है ना। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे जैसे आई सक्षम हो गया, या और बहुत सारी एनजीओ मिलकर यहाँ पर इसको सपोर्ट करती हैं, जो आपका जीविका इनिशिएटिव था। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस कर पाओगे इस पर्टिकुलर जो दीदी की लाइब्रेरीज हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डिसएडवांटेज रूरल यूथ है और उनके जो भी इश्यूज होंगे उनको रिजॉल्व करने का एक माध्यम मिलेगा।
एट द सेम टाइम अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में जो एक गैप होता है, इनइक्वालिटी गैप, उसको भी यहाँ पे ब्रिज किया जा पाएगा। एंड साथ ही साथ जो बिहार गवर्नमेंट है उसका एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करेगा इन लाइब्रेरीज के लिए। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि जो बुक्स के माध्यम से, लाइब्रेरीज के माध्यम से डेफिनेटली जो पढ़ाई का स्तर है बिहार के अंदर वो डेफिनेटली हमें बेहतर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये है दीदी की लाइब्रेरीज। आगे चलते हैं, वीर बाल दिवस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आज 26 दिसंबर है एंड हर साल 26 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वीर बाल दिवस। ऐसा क्यों सर? मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। दोस्तों दरअसल में आप लोग जानते होंगे जैसे सिखिज्म के अंदर जो 10th गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, राइट, उनके दरअसल में 4 बेटे थे। उनको 4 सन्स या फिर 4 साहिबजादे के नाम से पंजाबी में बात करी जाती है, 4 साहिबजादे। ठीक है, मूवीज भी आई हैं मतलब इनके रिगार्डिंग, इनकी जो शहादत थी उसके ऊपर। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूं। तो दरअसल में इन चारों के नाम आप देख सकते हो, अजीत सिंह एंड जुझार सिंह, इनको दोनों को बोला जाता है बड़े साहिबजादे। एंड जो 2 छोटे साहिबजादे हैं दैट आर जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। तो यहाँ पर ना उस टाइम के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो 2 बैटल्स हुई थी। एक बैटल है बैटल ऑफ कौर साहिब, ये 1704 में हुई थी। एंड एक है बैटल ऑफ सरहंद, ये भी आपकी 1704 1704 की ही बात है। तो जो बैटल ऑफ सरहंद थी ना 1704 यानी कि 26 दिसंबर 1704, इस तारीख को जो 2 छोटे साहबजादे थे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, इनकी शहादत हुई थी। ठीक है, तो इनकी जो इतनी कम उम्र में आप नोटिस कर पाओगे 9 साल और 6 साल की उम्र के अंदर इन्होंने बहुत ही बहादुरी का यहाँ पे अपना अपना एक परिचय दिया था। तो उसी पर्टिकुलर बहादुरी को एक तरह से ट्रिब्यूट के तौर के ऊपर हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। इसको शहीदी दिवस के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। एंड ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से जब आप किसी विचारधारा में या अपने जो अपना धर्म है अगर आप उसके अंदर मानते हो तो, और सामने कोई अन्याय का पात्र सामने खड़ा है तो आप उसके अगेंस्ट लड़ाई डेफिनेटली करते हो, उनके विचारों को आप यहाँ पे चेंज करने की कोशिश और अपने विचारों पे आप अपने भरोसा रखते हो, राइट। तो ये है 4 साहिबजादों के बारे में। एंड बाकी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आप जानते ही हैं कि 10th गुरु थे, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा। जैसे खालसा पंथ की साधना करी इन्होंने 1699 के अंदर। एंड प्लस एट द सेम टाइम जो सिखिज्म कम्युनिटी थी उनको बताया 5 केस के बारे में। ठीक है, जैसे कड़ा, कंगा, कृपान, केश, कचहरा। एंड एट द सेम टाइम गुरु ग्रंथ साहिब को फाइनलाइज किया गया है ना। एंड साथ ही साथ इनको आप नोटिस कर सकते हो कि कैसे बहुत सारी इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट्स भी थी, जैसे पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, पंजाबी, इन सब भाषाओं में काफी उनकी यहाँ पे जो पकड़ थी वो काफी अच्छी थी। एंड डेफिनेटली देखो लोगों के साथ बहुत अच्छे कार्य इन्होंने किए। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग गुरु गोविंद सिंह जी जो आपको पता होने चाहिए। तो उसी तरह से बस इस तरह से हर साल हम वीर बाल दिवस को यहाँ पे इस तरह से एक तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। हर साल 2022 से ये चीज स्टार्ट हुई है। एंड इसके साथ ही साथ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, वो हर साल अवार्ड देती है इस तारीख को, और इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो जो भी बच्चे मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर के अंदर ब्रेवरी मतलब बहादुरी के अंदर, कुछ इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, इन सब सेक्टर्स के अंदर, इन 7 कैटेगरीज के अंदर कोई बहुत ही बच्चे कुछ एक्सेप्शनल अचीव करते हैं ना, फिर उनको यहाँ पर इस चीज के रिगार्डिंग अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। 5 साल से लेकर 18 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको ये अवार्ड यहाँ पे मिलता है। एंड बच्चों के लिए ये हाईएस्ट विलियन आपको ऑनर देखने को मिल जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। इस बार आज का जो इवेंट होगा वो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर होगा, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा भी सकते हो। ठीक है, तो ये है वीर बाल दिवस के बारे में। आगे चलते हैं, गोल्डन वीजा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो हालांकि आज हम जो मुद्दा डिस्कस करेंगे वो स्पेन के पर्सपेक्टिव से है, पर गोल्डन वीजा प्रोग्राम ना बहुत सारे देशों में चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूएई का भी आपको गोल्डन वीजा प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा संजय दत्त के बारे में, शाहरुख खान हो गए है ना, एंड साथ ही साथ सानिया मिर्जा। तो दरअसल में ना इन लोगों ने ना क्या किया था, इन लोगों ने काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया कहाँ पे? यूएई के अंदर। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली फिर क्या होता है, अकॉर्डिंगली वहां की जो रेजिडेंसी होती है वो यहाँ पे उनको मिल जाती है, एक वीजा मिल जाता है उनका, यूएई गोल्डन वीजा इस चीज को बोला जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे गोल्डन वीजा आपको अलग अलग देशों में देखने को मिल जाते हैं। तो स्पेन के अंदर भी था ये गोल्डन वीजा प्रोग्राम, पर अभी रिसेंटली उसने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया। अब होता क्या था ना, 2013 के अंदर ये स्पेन ने इंट्रोड्यूस किया था। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो क्या कोशिश की थी स्पेन की? कोशिश ये थी यार एक तरह से ना हम ग्रोथ को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं,
ताकि जो क्राइसिस आ रखा था वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे बाहर आ पाए। तो होता क्या है, अगर कोई मान लो बहुत ही अमीर इंसान है तो वो क्या कर सकता है, वो मिनिमम 5 लाख यूरोस, कम से कम इतने यूरोस क्या करेगा, स्पेनिश रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो नॉन ईयू का होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के बाहर का कोई बंदा होना चाहिए, वो 5 लाख यूरो स्पेनिश रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेगा एंड इस हिसाब से उसको फिर रेजिडेंसी मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्पेन को यहाँ पे क्या फायदा हुआ, स्पेन के पास पैसा आया, रियल एस्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं क्राइसिस के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो काफी बेहतर होगी स्पेन के अंदर। दिक्कत पता क्या हुई है, दिक्कत ये हुई है कि यार जब इतने सारे लोग आएंगे इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं जो घरों की कीमत है वो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो हाउसिंग एक तरह से स्पेन के अंदर अब अनअफोर्डेबल हो चुकी है। तो जो आम लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है इस चीज के साथ भी, है ना। तो ये सब चीजें थी, फायदा डेफिनेटली था कि लोग रियल एस्टेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या बाकी चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी इंप्रूव हो रही थी, बट हाउसिंग अनअफोर्डेबल हो जा रहा था। तो इस वजह से स्पेन ने सोचा कि नहीं यार, ये दिक्कत आ रही है, हाउसिंग प्राइस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कई लोग मिस यूज भी कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। एंड ये सब इश्यूज की वजह से फिर स्पेन ने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। बट आई होप आप समझ गए होंगे गोल्डन वीजा प्रोग्राम ये और भी बहुत सारे देशों के अंदर चलता है, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। आगे चलते हैं, लॉयन टेल्ड मकाओ के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे ना, ये है लॉयन टेल्ड मकाओ। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर पहली बात तो ये बताओ ये लॉयन वर्ड कहां से आ गया, हमें तो नहीं लग रहा ये लॉयन। भाई लॉयन के आगे एक वर्ड और भी है, टेल्ड। दरअसल में इसकी आप यहाँ पे पूंछ देख रहे हो, ये जो इसकी पूंछ है ना, वो काफी हद तक लॉयन की पूंछ की तरह ही मैच होती है, इसी वजह से इसका नाम है लॉयन टेल्ड मकाओ। अब क्लैरिटी मिली, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इसकी यहाँ पे एक दाढ़ी सी भी है, इसीलिए इसको बेडेड मंकी भी कई बार कहा जाता है, राइट। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे इनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं, जैसे यहाँ पर ना ये अपने आवाज निकालते हैं एंड उस आवाज के हिसाब से ये अपना एरिया, अपना इलाका मार्क कर लेते हैं कि ये वाला इलाका मेरा है, दूसरा इलाका किसी और का है। कैसे करते हैं ये अपनी वोकल कॉल्स के माध्यम से। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे लगभग 17 डिस्टिंक्ट वोकलाइजेशन होती है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम इनका काफी डिफरेंट है, काफी इनका अलग आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके साथ ही साथ अगर दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर एक ग्रे मैन, ग्रे मैन का मतलब होता है, ये जो मैं बात नहीं कर रहा था ये दाढ़ी की, दरअसल में इसी को ही ग्रे मेन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तरह से लंबे लंबे बाल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल नेक के बिल्कुल पास में। अब इनकी बात करें आखिर ये मिलते कहाँ पर है, दोस्तों ये ना मिलते हैं मेजरली वेस्टर्न घाट्स में, जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। केवल इंडिया के ही नेटिव हैं ये, इसीलिए आपको डेफिनेटली इनका पता होना चाहिए। अभी हो दरअसल में पता क्या रहा है, हो दरअसल में ये रहा है कि कई बार आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, वेस्टर्न घाट्स में काफी डिस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्शन इसकी देखने को मिल जाती है, राइट। एंड अब वेस्टर्न घाट्स डिस्ट्रॉय होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि लॉयन टेल मैकाओ भी, उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो इनका IUCN स्टेटस हमें यहाँ पे एंडेंजर्ड देखने को मिलता है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, एंड WPA के अंदर आपको ये शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग लॉयन टेल मैकाओ व्हिच यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक दोस्तों है हमारे सामने सागर आइलैंड के बारे में। सागर आइलैंड तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, बट बिफोर दैट मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने षड दर्शन के बारे में सुना है? अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ा है ना, फिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि षड दर्शन का मतलब क्या होता है। दरअसल में षड दर्शन का मतलब होता है भारत के 6 फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में। जैसे एक है न्याय, न्याय का मतलब क्या है, द स्कूल ऑफ लॉजिक, लॉजिक कह लो, रीजन कह लो, है ना। ये फॉर्मल लॉजिक के ऊपर ये बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि जो कोई भी नॉलेज आती है वो कहीं ना कहीं परसेप्शन से, इन्फ्रेंस से ही आ सकती है। तो न्याय स्कूल इसके चीज के अंदर बिलीव करता है। उसके अलावा विशेषिका, विशेषिका बात करता है अटोमिक थ्योरी की, जब हम बात करते हैं ना मेटाफिजिक्स की, वो विशेषिका है। इसके अलावा समख्या स्कूल है जो मैटर एंड स्पिरिट की बात करता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही मुद्दा है सागर आइलैंड के रिगार्डिंग। उसके अलावा अगर हम बात करें योग की, योग तो आप सब लोग समझते ही होंगे, है ना। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें ना, एक होता है आपका कर्म मीमांसा कह लो, या फिर आपको इसको पूर्व मीमांसा भी आप इसको यहाँ पे कह सकते हो। इसका लॉजिक ये है कि साइंस ऑफ रिचुअल एक्शन के अंदर यहाँ पे ये बिलीव करता है। बेसिकली ये रिचुअल्स के परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करते हैं कि यही एक तरीका है हेवन अटेन करने का। और एक है फिर क्या, उत्तर मीमांसा आप इसको कह सकते हो, राइट। या फिर आप इसको कह सकते हो वेदांता कह सकते हो, या फिर इवन आप इसको उपनिषद भी कह सकते हो, क्योंकि जो उपनिषद है वही तो है वेदों का अंत, तो वेदांत वर्ड वहीं से आया है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि गॉड के रियलाइजेशन की,
राइट, कि यहाँ पे बात होती है फिलोसफीज की बात होती है, राइट। तो ये अलग अलग हमें षड दर्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे सांख्य स्कूल के बारे में, जिनको फाउंड किया गया था कपिल मुनि जी के द्वारा। कपिल मुनि जी कौन है? एक वैदिक सेज है जो कहीं ना कहीं 6-7 सेंचुरी सीई के अंदर यहाँ पे रहे, एंड काफी सारे ट्रेडिशंस के अंदर इनको विष्णु का एक इनकारनेशन भी माना जाता है। इनकी जो बातें थी ना, इनकी टीचिंग्स थी, उनका फोकस था मेडिटेशन के ऊपर, एंड इन्होंने वैदिक गॉड्स एंड रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया। इसके साथ ही साथ जो ब्राह्मणिक डॉक्ट्रिन्स थे उनको यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि यार ये सब चीजें सही नहीं है, जो मतलब हम इस तरह से जो कर्म कांड वगैरह हम उसके अंदर है, हमें कहीं ना कहीं, और रिचुअल्स के अंदर भी इनका उतना बिलीव नहीं था। इनका मानना ये था कि भक्ति योग के माध्यम से हम कहीं ना कहीं मुक्ति पा सकते हैं। इनका मोक्ष का मतलब तरीका यहाँ पे ये था। बाकी आप नोटिस कर पाओगे इनको हिंदुज्म और बुद्धिज्म दोनों के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, एंड इनको जो स्टूडेंट्स थे ना, उनके द्वारा कपिला वस्तु यहाँ पे एक जो सिटी थी, इसको यहाँ पे फाउंड किया गया। इनफैक्ट ये समख्या स्कूल के फाउंडर है। समख्या सिस्टम बात है ना, तो ये दरअसल में इंडियन फिलोसफी का ओल्डेस्ट स्कूल भी यहाँ पे इसको माना जाता है। ये बात करता है किसकी? ये बात करता है आपकी पुरुष एंड प्रकृति की, राइट। आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा इसको अपने, जब भी आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा। इसके अंदर बात होती है कि 3 तरह की नॉलेज है जिनको हम बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण की जब हम बात होती है तो बात होती है किसकी? प्रत्यक्ष की, परसेप्शन, ठीक है, इन्फ्रेंस, अनुमान जिसको हम बोलते हैं, हियरिंग, शब्द। कोई भी चीज का आपने नॉलेज गेन करनी है ना, तो उसके यही 3 तरीके हैं, प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान, शब्द यानी कि हियरिंग, राइट। तो इसके अलावा लिबरेशन को कैसे अचीव किया जाएगा? थ्रू सेल्फ नॉलेज, ठीक है, रादर देन एक्सटर्नल एजेंट। कोई आपको एक तरह से विद्या नहीं दे सकता, आपको कहीं ना कहीं खुद ही आपको लिबरेशन, एक तरह से मुक्ति प्राप्त होनी है। ये यहाँ पर आपकी फिलॉसफी है, समख्या फिलॉसफी, ठीक है। तो कपिल मुनि जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो सागर आइलैंड पढ़ रहे थे, ये कहाँ पहुंच गए हम लोग? दोस्तों दरअसल में हो क्या रहा है ना, सागर आइलैंड जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ये जरा लोकेशन इसकी अंडरस्टैंड करो। ये वेस्ट बंगाल का आपको यहाँ पे ये सागर आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों ने जो सुंदरबंस एरिया आपने सुना होगा, है ना, सुंदरबंस का ही दरअसल में हिस्सा है। हालांकि यहाँ पर आपको जो अलग अलग आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइबर हैबिटेशंस वगैरह नहीं देखने को मिलती, बट ये डेफिनेटली सुंदरबंस का ही हिस्सा है जो सागर आइलैंड है। बाकी सागर आइलैंड में ही ना आपको मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है, कपिल मुनि टेम्पल। अब आप लोग समझ ही होंगे कि हम ऐसा क्यों बात कर रहे थे। तो कपिल मुनि जी के बारे में तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। सागर आइलैंड थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस गंगा सागर मेला भी लगता है हर साल मकर संक्रांति के मौके के ऊपर। बहुत फेमस मेला होता है ये, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लाइमेट चेंज का भी थ्रेट यहाँ पे फेस हो रहा है। जैसे जैसे बे ऑफ बंगाल का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ये टेम्पल हो गया, है ना, और जो सागर आइलैंड है इसके ऊपर मतलब खतरा काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम बात करें और थोड़ी इसकी सागर की लोकेशन की, तो आप इस नोटिस कर पाओगे, इसको गंगा सागर या सागर द्वीप के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। एंड जब हम बात करते हैं गैंजेस डेल्टा की, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर है ऑफ द बे ऑफ बंगाल। आप लोग जानते होंगे कि होता दरअसल में पता क्या है, कि एक तो आपका जैसे कोस्ट हो गया, जैसे ये रहा आपका कोस्ट, फिर कोस्ट के बाद आती है आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आपकी कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, फिर आगे जाके ओशन आ जाता है। तो ये दरअसल में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल के ऊपर आपको लोकेटेड है। बाकी जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया। इसके अलावा जो मुरी गंगा रिवर है वो यहाँ पे सेपरेट करती है सागर और मेहसानी आइलैंड्स को। इसके अलावा रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, एंड जो मेला है मकर संक्रांति के समय यहाँ पे लगता है, ये हमने बातें डिस्कस कर ली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पे बात करेंगे तो प्लेनेट अर्थ के बारे में क्वेश्चन है। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी के बारे में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहला क्वेश्चन था इकोनॉमी से। यहाँ पर कह रहा है जो आरबीआई है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी को तो मैनेज करता है, पर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं करता। अरे नहीं भाई, आरबीआई की जब बात होती है, इट इज अ डेट मैनेजर। किसके लिए? फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए ये बात गलत है, सेंटर के लिए भी है, स्टेट के लिए भी, दोनों को ही देखता है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, टी बिल्स कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू करे जाते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपके टी बिल्स इशू नहीं किए जाते। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। जो आपके टी बिल्स होंगे वो केवल और केवल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर पाएगा।
बात करें दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट की, तीसरा कह रहा है कि डिस्काउंट पे इशू होते हैं। यस दैट इज करेक्ट। ठीक है, डेफिनेटली ये डिस्काउंट पे ही इशू होंगे। जैसे मान लो अगर कोई 100 रुपए की चीज थी, तो जब ये इशू हुई होगी ना, तो ये 90 रुपए की इशू हुई होगी, इसको बोला जाता है इशूड एट डिस्काउंट। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, पहला आपका इनकरेक्ट है, इसके लिए स्टेटमेंट आपका सी बन जाएगा। इसके साथ ही साथ दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो था कि सुप्रीम कोर्ट का पावर है टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये कौन सी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। देखो आप इस चीज को समझो, अगर आप लोगों ने ना आर्टिकल 131 पढ़ा होगा हमारे संविधान का, तो वहां पे बात होती है कि अगर मान लो सेंटर वर्सेस स्टेट का कोई मुद्दा है, या फिर ऐसा कुछ है कि लेट्स से सेंटर और स्टेट एक तरफ है एंड कुछ और बाकी कुछ स्टेट्स कुछ और तरफ है ना, एंड या फिर ऐसा है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का आपस में मसला है, ये जो मसले होंगे ना, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास ये कौन सी जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अंडरस्टैंड करना। ओरिजिनल का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे, नॉट बाय वे ऑफ अपील। हाँ, अपील की बात नहीं हो रही, डायरेक्टली आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि केवल और केवल आप वहीं जा सकते हो। ठीक है, तो आप नोटिस कर पाओगे ये जो बात है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी वाली बात तो है ही नहीं, एडवाइजरी जैसे आपको प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट, वो एक अलग चीज है, अपील वाला मुद्दा अलग है, ये बात है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। ठीक है, एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था, एआर और वीआर के बीच का अंतर मैंने आपसे पूछा था। देखो यार इसको अंडरस्टैंड करो इस फोटो से, ये है आपका वीआर, वीआर है आपका वर्चुअल रियलिटी, एआर है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। अंतर क्या है, अंतर ये है, देखो इसने अपने चेहरे के ऊपर या अपनी आईज के ऊपर क्या लगा लिया, एक मतलब इसने अपने आईज एक तरह से बंद कर ली इस ऑगमेंटेड रियलिटी इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, है ना, सॉरी वर्चुअल रियलिटी में इन्होंने अपनी आईज को इस तरह से क्लोज कर लिया। अब क्या होगा, फिजिकल एनवायरनमेंट पूरी तरह से शट हो चुका है, जो कंप्लीटली जो आपको चीजें दिख रही है ना, वो उसके अंदर आपको पूरी पूरी चीजें एक नई रियलिटी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। समझ पाए इस चीज को, देयर इज अ कंप्लीटली न्यू थिंग। आपने एक हेलमेट पहन लिया, एक हेडसेट पहन लिया, कोई और इक्विपमेंट पहन लिया, जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं अपनी सराउंडिंग से हट गए हो, एंड जो भी इसमें फिर दिखाया जा रहा है उसके अंदर कंप्लीटली इनग्रॉस्ड हो चुके हो। दिस इज वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी में आपका फिजिकल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर साथ ही साथ आपने यहाँ पे कुछ उसमें एड ऑन चीजें कर दी हैं। जैसे आप लोगों ने अगर पोकेमॉन गो गेम खेली होगी ना, तो वो यही एग्जांपल है, या फिर आप लोग जो फिल्टर वगैरह इस्तेमाल करते हो स्नैपचैट के, वहां पर फिजिकल एनवायरनमेंट भी है, पर कहीं ना कहीं कुछ उसमें ऑगमेंट भी हो रहा है। तो ये फर्क होता है एआर और वीआर के बीच में। अब थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये कह रहा है एआर के अंदर ना फिजिकल वर्ल्ड पूरी तरह शट हो जाता है, नहीं, ये वीआर के अंदर होता है। वर्चुअल रियलिटी में कह रहा है कि इमेजेस जो कहीं ना कहीं रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होती है, नहीं, वर्चुअल रियलिटी के अंदर ये कंप्लीटली डिजिटल हो चुका है, उसमें तो ऑगमेंटेशन होती ही नहीं है। तो पहले दोनों तो बिल्कुल गलत थे। तीसरा यहाँ पे नोटिस करना, ये कह रहा है कि ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउ करती है इंडिविजुअल को कि वो प्रेजेंट भी रहे वर्ल्ड के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है, एंड कहीं ना कहीं साथ साथ में कैमरा स्मार्टफोन के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस को बेहतर कर पाए। यस दैट इज करेक्ट। एंड लास्टली वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड को बंद कर देता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा, पहले दोनों आपको इनकरेक्ट थे, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स है, ट्राई करिएगा, बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। एंड लास्टली कल जो होमवर्क दिया था, एक था डेप्रीशिएटिंग रुपी के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं ना कि रुपया नीचे गिर रहा है, दैट इज डेप्रीशिएट हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय वस्तुएं जो होती हैं वो महंगी नहीं होंगी भाई, वो सस्ती हो जाएंगी। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट को बेनिफिट होता है, तो चीपर होगा और उससे उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। इसके लिए आपका ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। कश्मीर के जो पेपर मैशे की बात थी, तो यस इसके बारे में स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। टाइफन मिसाइल सिस्टम का डीआरडीओ के साथ कोई लेना देना नहीं है, यूएस की बात थी, यूएस नेवी और लॉकहीड मार्टिन की, तो इसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।